नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश विशेष में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज बीजेपी की ई बुक का विमोचन किया है। जी हां, यूपी बीजेपी की सेवा कार्यों की ई बुक का सीएम योगी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने विमोचन किया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस विमोचन के कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के लिए सेवा ही संगठन है। बीजेपी ने सभी चुनौतियों का सामना किया है, इस सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया ई बुक के विमोचन पे। आपको बता दें, कोरोना काल में जो बीजेपी की उपलब्धियां हैं उसको लेकर एक ई बुक का विमोचन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस ई बुक का विमोचन किया और सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के लिए सेवा ही संगठन है। प्रधानमंत्री मोदी भी इससे पहले इस बात को बोल चुके हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराया कि बीजेपी के लिए सेवा ही संगठन है। राजनीति मेवा नहीं है, साफ तौर पे बीजेपी की सोच है ये। सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय महामंत्री ने इस पुस्तक का ई बुक का विमोचन किया। इस दौरान दोनों जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी के लिए सेवा ही संगठन, सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कोरोना काल में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए, कोरोना काल में आम जनता तक कैसे बीजेपी सरकार पहुंची, कैसे राहत पहुंचाई, इसका जिक्र इस ई बुक के जरिए किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया विमोचन के बाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस दौरान विमोचन किया गया उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई नेता इस ई बुक लॉन्च में शामिल हुए। करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रदेश के स्तर पर, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा और राहत कार्य किए हैं, ऐसे सभी कार्यों को सूक्ष्म रूप में एक उसकी झलक दिखाने का प्रयास इस ई बुक में किया गया है। मैं आग्रह करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि ई बुक जो लॉन्च हो रही है उसको एक बार सभी के सामने जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तो बीजेपी ने सभी चुनौतियों का सामना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ई बुक का विमोचन हुआ है आज। कोरोना काल में क्या क्या उपलब्धियां रही सरकार की, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था जनता से कि वो उन तक कोई भी, और खासतौर पर जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं ये तो सामान्य आंकड़े हैं, इससे भी बढ़कर के कार्यकर्ताओं ने काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो या प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज, अगर एक गरीब के बारे में हम कहें तो 18 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में 11वीं बार वर्तमान में राशन उपलब्ध हो रहा है। हर महीने 2 बार 18 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य अभी भी हो रहा है। रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो या फिर शासन की योजनाओं को बेहतर तरीके से उन गरीबों तक पहुंचाने, वृद्धावस्था पेंशन, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन, निराश्रित मजदूरों और श्रमिकों को या फिर कुली, ठेला खोमचा लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाने वाली सुविधाओं, ये सभी कार्य पूरी तत्परता के साथ, पूरी मजबूती के साथ आगे करने और सरकार के साथ मिलकर के उन गरीबों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का जो अद्भुत कार्य हुआ है और सचमुच अविस्मरणीय रहा। संगठन और विचार परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो ये सचमुच चैलेंज था हमारे सामने, एक कठिन चुनौती थी, जहां विपक्ष केवल बाल की खाल नोचने की स्थिति में
केवल राजनीति कर रहा था, सेवा के किसी भी कार्य के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी स्वयं की जान की प्रवाह के बगैर पूरी मजबूती के साथ इस अभियान के साथ जुड़ा रहा और उसने साबित किया कि संगठन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे लिए सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के उस उद्घोष को अपना जीवन का संकल्प बना करके जिस मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, उसे न केवल वर्तमान के लिए, अभी तो भविष्य के लिए भी, आने वाले समय के लिए भी प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक डिजिटल डायरी के रूप में समाज के सामने, देश के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। और आज उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश होने, तमाम प्रकार की चुनौतियों से जूझते हुए भी संगठन की दृष्टि से आज इस डिजिटल डायरी को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं संगठन के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश संगठन महामंत्री जी को, प्रदेश के अपने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को, प्रदेश की पूरी टीम को, सभी जिलाध्यक्षों को और प्रदेश के मंडल के पदाधिकारी अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को इसके लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब बात होगी आम आदमी पार्टी की, जो उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव हो चुकी है। संजय सिंह ने उठाया कोरोना किट घोटाले का मुद्दा। सीबीआई निदेशक को आप सांसद संजय सिंह ने एक पत्र भी लिखा है। तो कोरोना किट घोटाले का मुद्दा संजय सिंह की तरफ से उठाया गया। सीबीआई निदेशक को आप सांसद संजय सिंह ने एक पत्र भी लिखा है। संजय सिंह ने पत्र लिखकर समय भी मांगा है सीबीआई निदेशक से मिलने का। तो कोरोना काल में घोटाले के सबूत देने का आधिकारिक पत्र लिखा है संजय सिंह ने। संजय सिंह का कहना है कि कोरोना घोटाले पर सीबीआई एफआईआर लिखे। इसके साथ साथ संजय सिंह ने दावा किया है कि उनके पास पुख्ता सबूत भी हैं। तो संजय सिंह ने कोरोना किट घोटाले का मुद्दा उठाया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव है और जो चेहरा है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का इस वक्त जो हम देख रहे हैं कम से कम, वो संजय सिंह है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एस के वाजपेयी लखनऊ से। एस के वाजपेयी, संजय सिंह ने कहा है कि उनके पास सबूत हैं, वक्त मांगा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिससे तो लगातार संजय सिंह पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को हर मुद्दे पर घेरा जाए, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर रोजगारों को लेकर लगातार वो सवाल उठाते रहे हैं, वो लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर हम आज बात तो ताजा मामला, उन्होंने एक लेटर लिखा है सीबीआई के डायरेक्टर को है, जिसमें उन्होंने कहा है वो समय चाहते हैं कि डायरेक्टर उनसे मिले और जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना किट की खरीद हो रही है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सबूत हैं उनके पास और वो चाहते हैं कि ये सबूत वो मिलकर दें और पूरी तब के साथ वो बताएं कि किस तरीके से उनको इस घोटाले के बारे में पता चला और कैसे सबूत उनके पास हैं। तो निश्चित तौर पर जहां ये मामला पहले ही लगातार तूल पकड़ता रहा है कि नहीं, संजय सिंह के पत्र लिखने के बाद जरूर अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या किया जाता है। बिल्कुल एसके, संजय सिंह लगातार अलग अलग मुद्दों पे सरकार को घेरते रहे, कानून व्यवस्था पे सरकार को घेरते रहे। अब उन्होंने कोरोना किट घोटाले का मुद्दा उठाया। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके पास सबूत भी हैं जो वो पेश करेंगे सीबीआई के सामने। आप मेरे साथ बने रहिए एसके, अगली खबर पे भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। तो अब बात होगी उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो लगातार कहर मचा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2,66,000 के पार जो कोरोना केसेस हैं वो पहुंच चुके हैं। तो यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,66,200 के पार है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6,777 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीज 61,000 के पार है, 61,625। राहत भरी खबर यह है कि अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है उत्तर प्रदेश में। तो अब तक 3,000 तो बिल्कुल कोरोना से यूपी में कई जाने भी जा रही हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अलग अलग शहरों में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा क्या है। लखनऊ की बात करें 999 केस, डराते हैं ये आंकड़े। प्रयागराज 307, गोरखपुर में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में 180,
गौतम बुद्ध नगर में 220, पिछले 24 घंटे में बरेली 126, सहारनपुर में 156 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस लखनऊ में। एस के वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, लखनऊ के आंकड़े वाकई में डराते हैं। 999 यानी कि 1000 में सिर्फ एक मरीज कम। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से, लखनऊ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन वो कोशिशें हम कहें कि जमीनी स्तर पर नाकाफी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रति 24 घंटे में बैठक करते हैं और एक दिशा निर्देश अफसरों को जारी करते हैं, खासतौर पर उन जिलों के लिए जिनसे कोरोना के केसेस लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ नंबर 1 पर पूरे प्रदेश भर में चल रही है। उसके बाद कानपुर का स्थान आता है। वहीं अगर हम प्रयागराज की बात करें या वाराणसी की बात करें या फिर गोरखपुर की बात करें, ये वो जिले हैं जहां लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के केस उत्तर प्रदेश में आए हैं, कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। आज अगर हम पिछले 24 घंटों के आंकड़े पर नजर डालेंगे तो करीब 6700 से ज्यादा नए केस उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आए हैं। 61,625 लोग प्रदेश के विभिन्न हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। हालांकि अगर हम कोरोना की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, वो जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि अगर हम लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे शहरों की बात करें तो उसके लिए अलग से आईएएस स्तर के विशेष सचिव अफसर नियुक्त किए गए हैं, जिनसे ये कहा गया है कि वो सभी उपायों पर विचार करें, उसके बाद स्तरीय निरीक्षण करें और देखें किस तरीके से इन जिलों में कोरोना के ग्राफ को कम किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो कोरोना का ग्राफ गिरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एसके, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, लखनऊ की भी हमने आपको बात बताई कि लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 999 केसेस सामने आए। सबसे ज्यादा मामले अगर उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कहीं से आए हैं तो वो लखनऊ जिला है। तो देखिए, अभी हम लखनऊ की बात कर रहे थे तो अब आपको लखनऊ की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पे रविवार लॉकडाउन का असर नहीं दिखाई दे रहा है। साफ तौर पे जो तस्वीरें आज सामने आई वो डराती हैं। देखिए, आज रविवार का लॉकडाउन है लेकिन कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए, 999 नए केस सामने आए। लगातार सबसे ज्यादा केसेस लखनऊ राजधानी से ही सामने आते रहे। साप्ताहिक बंदी को गंभीरता से नहीं लेते। चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी बिना मास्क पहन के लोग स्कूटी से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको रोका नहीं जाता, उन्हें समझाया नहीं जाता, उनका चालान नहीं काटा जाता। ज़्यादा जानकारी के साथ के लिए हमारे साथ एस के वाजपेयी लगातार बने हुए हैं। एस के, जिस राजधानी में आंकड़े डराते हैं वहाँ की एक तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश को हमने दिखाई, किस तरीके से लोग जो रविवार का लॉकडाउन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से कहीं ना कहीं कोरोना का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। अगर हम लॉकडाउन 1, 2 और 3 को देखेंगे तो उस दौरान लगातार सख्ती हो रही थी, चाहे वो चौराहों की बात हो या बेवजह लोगों के घूमने की बात हो। मार्केट्स में पाबंदी थी और सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों को के परिचालन की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से अनलॉक 1, 2 और अब 3 शुरू हुआ है, 4 के दौरान धीरे धीरे सारी चीजों को कुछ प्रतिबंधों के साथ खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोग, अगर हम कहें, उतनी गंभीरता से चीजों को नहीं ले रहे हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को हो। अगर मार्केट में देखेंगे तो लगातार इसकी धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं अगर हम मास्क की बात करेंगे तो ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं कोरोना को उतनी गंभीरता से अब नहीं ले रहे हैं। ये बड़ी वजह है कि लगातार लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि शासन से सख्त निर्देश हैं कि अगर जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल एस के वाजपेयी, बिल्कुल कह सकते हैं कि लोग बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि हर दिन जो आंकड़ा है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है। लखनऊ की ही हम बात करें, लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे कोरोना कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यही है इन तस्वीरों को देखने के बाद, कैसे कंट्रोल होगा कोरोना? तो उत्तर प्रदेश विशेष में आगे बढ़ेंगे। अब हमें लखनऊ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ से इस बड़ी खबर का तो अमौसी एयरपोर्ट से खबर आ रही है। अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अवैध रूप से सामान पकड़ा है। दुबई और शारजाह से अवैध रूप से यह सामान लाया जा रहा था। 53,64,000 की सिगरेट पकड़ी गई है। 15 लाख से ज्यादा का जो सोना है वो जब्त किया है। अवैध रूप से लाए जा रहे सामान को कस्टम ने जब्त कर लिया है।
अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की और ये जो बरामदगी की है, जो सामान पकड़ा गया है, 15,28,000 का सोना, परफ्यूम भी बरामद हुआ है। अवैध रूप से लाए जा रहे सामान को कस्टम विभाग ने जब्त कर लिया है। अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पूरी कार्रवाई की। तो कल से लखनऊ वाले मेट्रो में सफर बिल्कुल कर सकेंगे। जी हां, कल से लखनऊ मेट्रो चलेगी आम लोगों के लिए। मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। लखनऊ मेट्रो का में सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। 5.5 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। मेट्रो में सफर करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो फिर आप लखनऊ मेट्रो में सफर नहीं कर सकेंगे। 5.5 मिनट के अंतराल में आपको मेट्रो मिलेगी। मेट्रो में सफर करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लखनऊ मेट्रो चलेगी। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां एसपी विजय ढुल ने मानवता की नई मिसाल पेश की है। सिद्धार्थनगर से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में एसपी विजय ढुल ने मानवता की नई मिसाल पेश की है। रात में गश्त के दौरान बेहोश विकलांग की उन्होंने मदद की। पुरानी नगर चौकी के झंडे नगर के पास ट्राईसाइकिल पर एक दिव्यांग था। एसपी ने अपनी गाड़ी रोककर दिव्यांग का हाल जाना। मौके पर एसपी विजय ढुल ने दिव्यांग को खाना भी खिलाया। इलाज के लिए रात में ही उन्होंने उसको जिला अस्पताल भी पहुंचाया। सिद्धार्थनगर में एसपी विजय ढुल ने मानवता की नई मिसाल पेश की। देखिए, बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं ऐसी खबरें भी, ऐसी तस्वीरें भी। सीखना चाहिए उन लोगों से, उन लोगों को जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं। एसपी ने अपनी गाड़ी रोक के दिव्यांग का न सिर्फ हाल जाना बल्कि उसको खाना भी खिलाया और उसको अस्पताल भेजा। एसपी विजय ढुल की इस खबर को देखकर सीख लेनी चाहिए बहुत सारे जो अन्य अलग अलग जिलों में तैनात हैं अफसर। अब बात होगी प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल में हुए तबादले गलत ठहराए हैं। तो प्रयागराज से इस बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल में हुए तबादले गलत ठहराए हैं। हाईकोर्ट ने तबादलों को गलत ठहराया है। जो भी तबादले कोरोना काल में हुए, सिपाही दरोगा के हुए तबादले रद्द किए। एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर रद्द। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इस बड़े फैसले आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे प्रयागराज से। आलोक, जो भी फैसले लिए गए, जो भी तबादले किए गए, उसको गलत ठहराया है हाईकोर्ट ने। जी बिल्कुल, पुलिस विभाग में हुए पुराने तबादलों का क्रियान्वयन कोरोना काल में करना गलत है। सीधे तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बोला है। यूपी के आधा दर्जन जिलों में पुलिस के कार्यमुक्त आदेश हुए थे, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस के विभिन्न विभाग के दरोगाओं, हेड कांस्टेबलों व कांस्टेबलों के विगत वर्ष एक जनपद से दूसरे जनपद में बड़े स्तर पर तबादले किए थे। इसके क्रियान्वयन को कोरोना काल में करना गलत है। इस बात को कहते हुए याचिकाएं दाखिल की गई थी और कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं को क्लब कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता व जस्टिस प्रकाश पाडिया ने अलग अलग दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की और इन याचिकाओं पर बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि याचिकागण का तबादला एडीजी जोन आईजी परिक्षेत्र द्वारा वर्ष 2019 में एक जनपद में निर्धारित समय पूर्ण करने और सीमावर्ती जनपद में नियुक्त होने पर किया गया था। लेकिन बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कोरोना काल के जो तबादले हैं उनको गलत ठहराया है हाईकोर्ट ने। इस बड़ी खबर को हम बता रहे थे आपको। सिपाही दारोगा के जो तबादले हैं वो रद्द किए गए हैं। एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हुए थे, अब हाईकोर्ट ने उनको गलत ठहराया। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। गाजियाबाद से बात होगी, जहां लोहा मंडी के कार्यकारिणी का चुनाव न कराने की मांग की गई है। लोहा मंडी के महामंत्री मधुकर सिंघल ने चलाया जनसंपर्क अभियान। जी हां, लोहा मंडी के महामंत्री मधुकर सिंघल ने जनसंपर्क अभियान चलाया है। व्यापारियों ने चुनाव न कराने की मांग का समर्थन भी किया है। चुनाव न कराने के पत्र के आधार पर डीएम ने एक्शन लिया है। डीएम ने चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है।
14 अगस्त को होना था लोहा मंडी की कार्यकारिणी का चुनाव, अब जिसको स्थगित किया जा चुका है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अगस्त में चुनाव की डेट घोषित की थी, किंतु हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि इस वक्त कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस वक्त चुनाव ना कराया जाए। उन्होंने हमारी बात पर संज्ञान लिया और चुनाव 15 दिन के लिए केवल स्थगित किए। हम फिर उनसे मिले दोबारा और हमने एक लोहा मंडी में हस्ताक्षर अभियान चलाया कि हमारे कितने साथी चाहते हैं कि चुनाव हो। उसमें जो राय बन के आई वो ज़्यादातर साथी यही चाहते थे कि चुनाव ना हो। हम लोगों ने फिर डीएम साहब को इस बारे में अवगत कराया, उन्हें पत्र भी भेजा। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि लोहा मंडी में चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। जो एक हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने एक अलग गुट बना लिया है और उन्होंने मीटिंगें बुलाई। हमने उन्हें तब भी आगाह किया कि आप मीटिंग ना बुलाएं, लोग संक्रमित हो जाएंगे, लेकिन शायद उनके ये बात समझ में नहीं आई और जो फिर उन्होंने मीटिंग की उसमें से 80% आज लोहा मंडी के परिवार संक्रमित हो गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अगस्त में चुनाव की डेट घोषित की थी, किंतु हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि इस वक्त को। तो उत्तर प्रदेश विशेष में अब बात करेंगे अमरोहा की, जहां मंदिर की संपत्ति पर सत्ताधारी पार्टी के नेता कब्जा कर रहे हैं। मंदिर की संपत्ति पर सत्ताधारी पार्टी के नेता कब्जा कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष फर्जी तरीके से उन्होंने पूरा बैनामा कराया। संपत्ति के मुतवल्ली नरेंद्र त्रिवेदी से फर्जी तरीके से यह बैनामा कराया गया। अमरोहा से इस बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। बिना मानचित्र के ही बीजेपी के पदाधिकारी करा रहे निर्माण कार्य। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। सत्ताधारी नेताओं के सामने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नतमस्तक साबित हो रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र में के बड़ा बाजार में यह पूरा का पूरा अवैध निर्माण चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज़ वन इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।